नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं भाव चलित कुंडली कितने प्रकार की बनती है और दूसरा भाव चलित कुंडली कैसे बनाई जाती है। ये सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं कितने अलग अलग प्रकार की भाव चलित कुंडलियां बनाई जाती है। तो मैं आपको बताता हूं 3 प्रकार की भाव चलित कुंडलियां बनती है, जिसमें पहला है समविभाजन पद्धति, दूसरा है श्रीपति पद्धति और तीसरा है कशपल पद्धति। अभी इन तीनों में क्या फर्क है तो भी मैं बताता हूं। पूरे आकाश को 360 डिग्री दी गई है और पूरे आकाश को 12 राशि में डिवाइड किया गया है, यानी कि हर राशि को 30 अंश प्राप्त होते हैं और 12 की 12 राशि को 30 अंश प्राप्त होते हैं। तब हम कहते हैं कि सभी राशियों को समभाव में विभाजन किया गया है, तो उसे हम कहते हैं समविभाजन पद्धति, यानी कि हर राशि को 30 अंश ही दिए जाए। दूसरी पद्धति है श्रीपति पद्धति। श्रीपति पद्धति में ऐसा है कि कुछ राशि को कम अंश दिए जाते हैं, कुछ राशि को ज्यादा अंश दिए गए हैं। उसमें भी जो पहले और 7वें भाव में जो राशि आती है उसको कम अंश दिए जाते हैं और चौथे और 10वें भाव में जो भी राशि आती है उसको ज्यादा अंश दिए जाते हैं। ये श्रीपति पद्धति का गणित है। और तीसरा है कशपल पद्धति, जिसके अंदर काफी सारा मैथमेटिक्स है। मैं आपको आसानी से नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसका उपयोग केपी पद्धति की कुंडली में किया जाता है, यानी कि कृष्णमूर्ति पद्धति की जो कुंडली देखी जाती है उसके अंदर कशपल भाव चलित कुंडली को देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि भाव चलित कुंडली को कैसे बनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान लो कोई व्यक्ति का जन्म तुला लग्न में हुआ है और तुला लग्न के 10 अंश पे उसका जन्म हुआ है। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो अंश पे व्यक्ति का जन्म हुआ हो उसी को मध्य बिंदु मान लिया जाए। अभी व्यक्ति का जन्म हुआ है तुला लग्न के 10 अंश पे, तो 10 अंश को ही मध्य बिंदु मान लिया जाए। कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 भाव का मध्य बिंदु क्या आएगा? 10 अंश। अभी जब 10 अंश को मध्य बिंदु मान लिया गया तो 15 अंश आगे जाएंगे तो भाव का अंत मिलेगा, 15 अंश पीछे जाएंगे तो भाव का आरंभ मिलेगा। ध्यान से सुनना ये बातें। अगर मान लो 10 अंश को मध्य बिंदु मान लिया जाए तो उसमें जब 15 अंश को जोड़ा जाएगा तो 10 और 15 कितने हो गए? 25 अंश हो गए। तो ये जो 25 अंश है ये भाव का अंत हो गया, यानी कि तुला लग्न 25 अंश पे ही पूरा मान लिया जाएगा। और 25 अंश के बाद जब 26 अंश, 27 अंश, 28 अंश, 29 अंश और 30 अंश, इन अंशों के अंदर जब भी कोई ग्रह आएगा तो वो फिर तुला लग्न में नहीं रहेगा, वो आगे की राशि में चला जाएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो गुरु है 27 अंश का है, यहां पे 25 अंश पे ही तुला लग्नों को पूरा मान लिया जाता है कि भाई 10 अंश का जन्म था, उसके अंदर 15 अंश को ऐड किया तो 10 और 15 कितने हो गए? 25 अंश। तो तुला लग्न 25 अंश पे ही पूरा माना जाएगा और यहाँ पे गुरु 27 अंश का है। तो अभी ये गुरु तुला लग्न में न बैठते हुए वृश्चिक राशि में चला जाएगा। उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि शुक्र 29 अंश का है तो वो भी 25 अंश से ज्यादा है, तो वो भी अभी लग्न भाव में नहीं बैठेगा, वो दूसरे भाव में चला जाएगा। यही बात मैं आपको कुंडली के माध्यम से बताना चाहूंगा। इधर देखिए, तुला लग्न की कुंडली है, जन्म कुंडली के अंदर बताया जा रहा है कि गुरु 27 अंश पे है और शुक्र 29 अंश पे है, लेकिन 25 अंश पे ही तुला लग्न पूरा हो रहा है।
तो अभी ये जो गुरु है 27 अंश का, वो भाव चलित कुंडली के अंदर लग्न में न रहते हुए दूसरे भाव में चला जाएगा। शुक्र यहाँ पे 29 अंश का है, तो वो जन्म कुंडली में 29 अंश का है, लेकिन भाव चलित कुंडली के अंदर वो दूसरे भाव में चला गया। तो ये फॉर्मूला है। उसी प्रकार अगर 10 अंश का लग्न है तो हमको 15 अंश पीछे जाना पड़ेगा। जब 15 अंश पीछे जाएंगे तो हमें भाव का आरंभ बिंदु मिलेगा, यानी कि प्रारंभ बिंदु मिलेगा। तो जब 15 अंश हम पीछे जाते हैं तो 10 डिग्री तो यहीं पे आ गई तुला लग्न की, और 5 डिग्री कन्या राशि की आ गई, यानी कि कन्या राशि के 25 अंश से ये भाव की शुरुआत होगी। फिर से बोलूंगा, कन्या राशि के 25 अंश से लेके तुला राशि के 25 अंश, ये जो पूरा जो गाला है, इस गाले को हम कहेंगे भाव चलित कुंडली का लग्न भाव। तो कोई भी ग्रह कन्या राशि के 25 अंश के बाद का होगा तो उसे लग्न में डाल दिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई ग्रह कन्या राशि के अंदर 28 अंश पे है, तो उसे फिर 12वें भाव में न रखते हुए लग्न भाव में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार अभी हमने जाना कि कन्या राशि के 25 अंश से लेके तुला राशि के 25 अंश, ये जो पूरे 30 अंश है, यही है भाव चलित कुंडली का लग्न भाव। ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति का जन्म तुला लग्न के अंदर 22 अंश पे हुआ है। अभी 22 अंश ज्यादा है तो उसमें से 15 हम माइनस करेंगे। जब 22 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने बच गए? 7 अंश बच गए। तो इसमें यह गणित है कि तुला लग्न के 7 अंश से लेके वृश्चिक राशि के 7 अंश, फिर से बोलूंगा, तुला राशि के 7 अंश से लेके वृश्चिक राशि के 7 अंश के दरमियान जो भी ग्रह होगा वो तुला लग्न के अंदर रखा जाएगा, और 7 अंश के नीचे के जो ग्रह है उसे 12वें भाव के अंदर रख दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं कि मान लो सूर्य 4 अंश का है, तो जब सूर्य 4 अंश का है तो 7 अंश से कम है, तो इसे 12वें भाव में रख दिया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, चंद्र 6 अंश का है, 7 अंश से करीब है, तो इसे भी लग्न भाव में न रखते हुए 12वें भाव में रख दिया जाएगा। इधर एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। इधर देखिए, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य 4 अंश पे है, यानी कि 7 अंश से कम है, तो उसे लग्न भाव की जगह 12वें भाव में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि तुला लग्न के 7 अंश से लेके वृश्चिक राशि के 7 अंश, तुला राशि के 7 अंश से लेके वृश्चिक राशि के 7 अंश, इसी को लग्न भाव माना जाएगा भाव चलित कुंडली का। और 7 अंश से जो कम ग्रह है उसे 12वें भाव के अंदर डाल दिया जाएगा। इधर देखिए, चंद्र 6 अंश का है, तो अब ये चंद्र लग्न में न रहते हुए भाव चलित कुंडली के अंदर 12वें भाव में चला गया। तो इस प्रकार से आपको समझना होता है कि अगर लग्न के अंश कम है तो उसमें 15 जोड़ दिए जाए तो आपको भाव का अंतिम बिंदु मिलेगा। उसी प्रकार अगर भाव के अंश ज्यादा है तो उसमें से 15 घटा दिए जाए तो आपको भाव का प्रारंभ बिंदु प्राप्त होगा। अगर जब आपको एक बार पता चल गया कि भाव का प्रारंभ बिंदु और अंतिम बिंदु क्या है, तो आप ग्रह को आसानी से समझ पाओगे। और यही एक सीधा साधा फंडा है भाव चलित कुंडली का। इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आपका जो भी लग्न है उसी लग्न को मध्य बिंदु मान लिया जाए, और उसके आगे 15 अंश जाओगे तो भाव का अंतिम बिंदु मिलेगा, पीछे 15 अंश जाओगे तो भाव का आरंभ बिंदु मिलेगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।